हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मिडिएवल वर्ल्ड। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा सेशन प्लान क्या होने वाला है। पहले तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद मिडिएवल वर्ल्ड में हमारे कितने सारे मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सोर्सेज हैं, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट। So let's get started. Introduction. Medieval world stretched from 18th century to the end of 8th century to the end of 18th century. That is, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1100 years. तो अब आप पूछेंगे, सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में आएगा कि what is this medieval world? मिडिएवल वर्ल्ड है कि अभी हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि एंशियंट इंडिया कैसा था। अब आया मिडल में कैसा था हमारा इंडिया, तो वो हुआ हमारा मिडिएवल पीरियड। और उसके बाद हम 8th क्लास में शायद से पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड की, आगे हमारा कौन से डेवलपमेंट्स हुए। तो बेसिक अभी के लिए याद रखने के लिए हुआ कि मिडिएवल पीरियड हुआ कि द मिडल टाइम ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है। और अब आप पूछेंगे, एक और सवाल आएगा आपके दिमाग में कि जो 8th सेंचुरी है, हमने इसी को मिडिएवल पीरियड का स्टार्टिंग क्यों बताया। फॉर दैट द आंसर इज क्योंकि इसी समय में बेसिकली सोसाइटी में और इकोनॉमिक कंडीशन में, क्वालिटी में, रिलीजन में और कल्चर में बहुत सारे चेंजेस इसी सेंचुरी में आए थे। तो हमने इसी को इंडिया में मिडिएवल पीरियड का स्टार्टिंग मान लिया था। और देखिए, अभी हमने समझा कि 1100 इयर्स का ये टाइम लैप्स है, तो इसको आप एक साथ तो नहीं बोल सकते। सो फॉर दैट हमने इसको डिवाइड किया है इनटू 2 पार्ट्स, विच आर फर्स्ट अर्ली मिडिएवल पीरियड, सेकेंड लेट मिडिएवल पीरियड। तो यहाँ पे एक और बात है कि इसी समय में बहुत सारे टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड ऑल, इन सब का भी बहुत डेवलपमेंट, बिल्डिंग शुरू हुआ था। ये इसे आप फन फैक्ट जैसे ले सकते हैं। तो और नेक्स्ट है कि मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, इस समय में कौन से इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। सबसे पहला, इसी समय में मुस्लिम्स का क्या कहते हैं, अराइव हुए थे। मुस्लिम्स हमारे इंडिया में आए थे, तो इसलिए क्या हुआ कि एक मिक्स्ड कल्चर हुआ, जिससे और एक और बात हुई कि जो नॉर्थ के पीपल, साउथ के पीपल का इंटरेक्शन होता था, और साथ साथ हिंदूज और मुस्लिम्स का भी इंटरेक्शन होता था। इसलिए कहा जाता है कि इससे कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, और इससे एक नया कल्चर का ग्रोथ हुआ था, जो रिलीजन और कास्ट डिफरेंसेस से अबव था, परे था। नेक्स्ट है कि इस समय में मुस्लिम डायनेस्टीज ने इन्वेड किया था इंडिया को, पर्टिकुलरली मुगल्स ने, द मुगल डायनेस्टी ने इंडिया में इन्वेजन किया था। तो इस समय में कहा जाता है कि इस मुगल डायनेस्टी ने इंडिया को बहुत सारी सेंचुरीज तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान की। बहुत मतलब रहा बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक रहा। तो दैट मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही कंट्री में, और साथ साथ इसमें इसी वजह से यहाँ पे बहुत ट्रेड हुआ, मतलब ट्रेड और टाउन सिटीज का डेवलपमेंट भी इसी समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ था। नेक्स्ट है कि इस समय में इस्लाम भी इंडिया में स्प्रेड हुआ था, और भक्ति और सूफी मूवमेंट भी इंडिया में आया था, जो मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड और काइंडनेस टुवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग भी बताता है। भक्ति और सूफी मूवमेंट एक अलग ही चैप्टर समान है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको ज़रूर ही एक और चैप्टर में ज़रूर कवर करूँगी। ये एक अलग ही टॉपिक है, इसको कॉम्प्लेक्स में मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप और एक और बात देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का हल्का सा मैंने एक पिक दिया है, ताकि आपको हल्का सा इंसाइट मिल जाए कि हाउ वाज इट कैरिड आउट। तो अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अभी हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेसिकली इंक्लूड करते हैं टेम्पल्स,
प्लेसेस हो गए, फोर्ट्स हो गए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये अब आप पूछोगे कि इनका यूज़ क्या है। ये बेसिकली हमें एक आइडिया देते हैं कि उस समय का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री कैसी थी। ठीक है, तो मतलब कि उस समय में कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली हम मानते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हिस्ट्री उस समय में कैसी थी। और उस समय में कॉइन्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडी ऑफ द मीडिएवल वर्ल्ड। You will ask why it is a very important source for the study of medieval period. It is because क्योंकि जो उस समय के जो क्या कहते हैं राजा थे, राजा रानी थे, वो कॉइन्स में अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स इंफॉर्मेशन थी, जितनी डाल सकते थे उतना डालते थे। ठीक है, तो दैट्स वाई इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। और यहाँ पर वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक रिटन ऑन कॉइन्स विच वॉज घ्रार्य परीक्षा, विच एक्चुअली इन इंग्लिश मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स। इसको लिखा गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में से लिखा गया था। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं पिछले समय के कॉइन्स कैसे होते थे। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज हम जानते हैं कि वो सोर्सेज जो बेसिकली लिटरेरी जो वर्ड है ना, इसको हम डेफिनेशन से नहीं समझते हैं। बस एक आपको मैं एक आइडिया देती हूँ कि लिटरेरी को सोच के दिमाग में आता है कि लिटरेचर, लिटरेरी इज बेसिकली अ एडजेक्टिव फॉर लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर मीन समथिंग रिटन, है ना, समथिंग रिटन, अ पोम और एनीथिंग, दैट्स लिटरेचर। So that means anything which is written on paper, not on paper but is written, है ना। तो अभी हमारे पास है कुछ टाइप्स हैं। तो वन ऑफ देम इज क्रॉनिकल। क्रॉनिकल क्या है, अब आप पूछोगे। क्रॉनिकल बेसिकली एक रिकॉर्ड है जिसमें पता चलता है कि रूल उस क्या कहते हैं किस समय किस राजा का रूल आया, उसकी लाइफ मतलब उस समय उसके शासन में लाइफ कैसी थी। और जो ज्यादातर जो किंग्स थे ना, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में क्रॉनिकलर्स होते थे जो लिखते थे कि उस समय उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके शासन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब चेंजेस हुए, क्या क्या कैसे होता है, एग्जैक्ट बातें वो लिखते थे। मोस्ट ऑफ देम वर इन द लैंग्वेज ऑफ पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज में थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय में मुस्लिम्स का एंटर हुआ था, मुगल्स का इन्वेजन हुआ था। सो दैट्स वाई वो अपनी लैंग्वेज पर्शियन और टर्किश भी इंडिया में लाए थे। नेक्स्ट, और मैं आपको कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। कुछ हैं, राज तरंगिनी बाय कलहना, आपने सुना भी होगा, इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में कितने किंग्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ, इट्स ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज तारीख ए फिरोज शाही बाय जयुद्दीन बर्मी। इट बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम से, इनको भी याद रखिएगा। क्या कहते हैं, ये बेसिकली जो फिरोज शाह तुगलक हैं, उनके शासन में क्या क्या हुआ उसकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट, तारीख फरिश्ता बाय फरिश्ता इज अ रिकॉर्ड ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ तर्क्स के टाइम से टिल द 17th सेंचुरीज। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जितना भी कुछ हुआ रिकॉर्ड है वो तारीख फरिश्ता में अच्छे से एक्सप्लेन है। नेक्स्ट वी हैव खजाइनुल फतह एंड तुगलक लामा बाय आमिर खुसरो। ये बेसिकली क्या कहते हैं, तो जो किंग था तुगलक और खलजी, उनके बारे में, उनका ये बेसिक आप मान सकते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं। ट्रैवलॉग्स होते हैं कि जैसे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में आए थे इस मीडिएवल पीरियड के समय में। तो उन्होंने ना, ट्रैवलॉग्स होते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में पूरा लिखा, कि उसमें उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि जहाँ जहाँ वो विजिट किए थे, जहाँ जहाँ जिन जिन प्लेसेस पे वो गए थे इंडिया में, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। और जो जिन जिन लोगों से वो मिले उनके बारे में उन्होंने बताया। तो दिस ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या कहते हैं कंट्री, आर कंट्री,
आगे देखते हैं कि बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन वेल नोन विद ट्रू ट्रैवलॉग्स, ऐसे जो क्या कहते हैं, वेल नोन राइटर्स थे जिन्होंने ट्रू ट्रैवलॉग्स लिखे थे, उसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. पहला है अल बर्नी फ्रॉम सेंट्रल एशिया. नेक्स्ट वी हैव Ibn Battuta, who wrote the Rehla or the Travels, who gave us a lot of information about the geography of India. Or Abdul Razak was sent by the ruler of Persia to the kingdom of Vijayanagar. इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. Marco Polo, Niccolo Conti came from Italy. Domingo Peace and Domingo Peace came from Portugal. William Hawkins and Sir Thomas Roe also came from England, and Bernier and Tavernier also came from France. नेक्स्ट वी हैव बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. अब आपसे मैं पूछती हूँ कि बायोग्राफीज क्या होती हैं. बायोग्राफीज आर ना बेसिकली द क्या कहते हैं, द रिटन अकाउंट्स ऑफ समबडीज लाइफ बाय सम अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट की अपनी लाइफ में, तो मैंने आपके बारे में लिखा, तो दैट इज अ बायोग्राफी ऑफ योर्स बाय मी. लेकिन अगर मान लो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की और आपने अपने आप की बायोग्राफी लिखी है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज यू हैव रिटन योर ओन अबाउट योर ओन लाइफ इन योर ओन वर्ड्स. मैंने लिखा तो मैंने आपकी लाइफ के बारे में सेकेंड पर्सन ने लिखा, यानी मैंने लिखा. और ऑटोबायोग्राफी हुआ कि आपने खुद अपनी लाइफ के बारे में अपने वर्ड्स में लिखा. ठीक है, तो let me give you some examples of biographies in the medieval period. We have Prithviraj Raso by Chand Bardai, who described the life and adventure of such a great Chauhan ruler who was Prithviraj Chauhan. Fun fact is, Chand Bardai was a childhood friend of Prithviraj Chauhan, who wrote about the life of Prithviraj Chauhan in his book Prithviraj Raso. Next is Humayun Nama by Gulbadan Begum. Gives us a lot of information about the reign of Mughal. मतलब इनके जो हुमायूं नामा था वो लिखा गया था उनकी बहन के द्वारा, who was गुलबदन बेगम. उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि हुमायूं के शासन में क्या क्या हुआ था. नेक्स्ट अब है अकबर नामा वॉज रिटन बाय अबुल फैजल, जिससे हमें पता चलता है कि अकबर के शासन में क्या क्या हुआ था. और ये देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कैसे दिखते थे. ये एक ऐसे ही फन फैक्ट था. नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन. आई लव टू रीड देम ऑल. और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको इस वीडियो से हल्का सा बेनिफिट हो सकता है, ये चैप्टर समझ में आ सकता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.